पंकज जी, यूपी में अभी तक जो 51 की लिस्ट आई है उसमें किसी भी सिटिंग सांसद का टिकट नहीं काटा गया है। जिन 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है वो उन सीटों पर बीजेपी हार गई थी पिछली बार। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया है और 4 वो सीटें जहां पर हारी थी वहां पर उनको नए चेहरे उतार दिए गए हैं। बिल्कुल चित्रा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं, वहां 74 सीटों पर करीब करीब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो वो चाहती है कि 74 में 100% स्कोर करने के लिए वो जो भी संभावना हो सकती है, मान लो जीतने वाले सारे उम्मीदवार है तो उसमें ज्यादा समीकरणों का बदलाव नहीं किया जाए, ये खास तौर से बात है। लेकिन मैं पूरी लिस्ट को देखकर कह रहा हूं कि उस लिस्ट में विनेबिलिटी सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आप कि आप मंत्री हो गए, आप संतरी हो गए, आप अध्यक्ष हो गए, तो वो नहीं चलेगा। और जिम्मेदारियां, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, भले ही हम लोग पत्रकार की तरफ टिकट काटना कहते हैं फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना समझता हूं वो जिम्मेदारियां बदलते रहते हैं। जरूर नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा चुनावों में एमपीज को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, विधायक बनवाया, और अभी इसमें भी कुछ लोग हैं जो विधायक हैं उनको एमपी का चुनाव लड़वा रहे हैं। दिल्ली वाले पूछेंगे नहीं, और दिल्ली वाले पूछेंगे, ज्यादातर यूपी वालों को आप दिल्ली में 5 की, दिल्ली में 5 दिल्ली में आप 5 की बात कर रहे हैं, तो 7 में से 6 एमपी बदल रहे हैं। क्योंकि जो 2 सीटें हैं हंसराज हंस वाली, उसका नाम दिया नहीं है, वो भी बदलने वाली है। और ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर साहब ने तो खुद नहीं कह दिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि शहजाद पूनावाला जैसे जो अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता बताते हैं, उनके सुझाव पर भी बांसुरी स्वराज यदि लोकसभा की उम्मीदवार बन जाए नई दिल्ली में, तो इसका मतलब पार्टी में कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होती है, लगातार काम होता है। लेकिन कोशिश ये है कि 50 युवा जो दिए गए हैं, इसका मतलब पार्टी अपना पूरा चेहरा बदलने की कोशिश करे। लेकिन मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से यह है कि कोई भी हो, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि आप अपने काम का परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दीजिए। मुझे लगता है परफॉर्मेंस सबसे बड़ा इसका वो है आधार जिस पर काम किया गया। नहीं, विनेबिलिटी भी तो परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तब यूपी में जिनका परफॉर्मेंस के लोग बड़ी शिकायतें नहीं, लेकिन वो चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उनका नाम है लिस्ट में। नहीं, परफॉर्मेंस का मतलब विनेबिलिटी परफॉर्मेंस ही है ना, कि जिसकी परफॉर्मेंस विनेबिलिटी संभावना सबसे ज्यादा हो उसको दिया जा रहा है। और दिल्ली में तो पूरा बदल दिया गया है। लेकिन कई नाम तो हम सब जानते हैं जो नरेंद्र मोदी की चेहरे की वजह से जीत कर आए, और मौजूदा यूपी की लिस्ट खासतौर से मेरे सामने है, चूंकि मैं अलग अलग हिस्सों में होकर आई हूँ। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर चेहरे ऐसे ही हैं जो शिवराज जी के चेहरे पर जीत कर आए। शिवराज जी के लिए एक बात बोल दूं कि उनका पूरा पॉलिटिकल फुल सर्कल हो गया उनका। वो विदिशा से एमपी थे जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में, और अब वो वापस चीफ मिनिस्टर से वही पहुंच गए हैं। बिल्कुल, तो वो फुल सर्कल है उनका। अटल जी भी वहां से जीते, विदिशा से सुषमा जी भी सेफेस्ट सीटों में। देखिए जिसका मास बेस है उसको नहीं हटाया गया है, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतते रहे हैं उनको शिफ्ट किया गया। आप देखेंगे कि आप गोरखपुर का आप ले लीजिए, तो वहां से उनका टिप्पणी आपकी दिल्ली के एमपीज पर है? नहीं, दिल्ली के एमपीज पर आपकी टिप्पणी है ये? नहीं, मैं टिप्पणी किसी पर एमपी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक होता है कि आपका एक बहुत बड़ा ये है जनाधार, यदि बहुत ज्यादा यदि आपने विकसित नहीं किया है तो ऐसे में पार्टी को बदलने में आसानी होती है। लेकिन जहां पर जिसका बहुत बड़ा जनाधार हो तो लोग उसकी विनेबिलिटी शोर शॉर्ट होती है। एक बार पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। पंकज जी, बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है और यहां पर अब पूरे जोर शोर से 400 पार मिशन के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। ये सूची जिस तरह से जारी हुई है उसी से ये साबित हो गया है कि 400 पार नहीं कर सकती और भारतीय जनता पार्टी 370 पार नहीं कर सकती, और यही सबसे बड़ी चिंता है। आप देखिए कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर चाहे जो उम्मीदवार इस बार चुनाव नहीं जीत सकता। 2019 में 99 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए थे और मोदी जी कहते थे कि आपका वोट सीधे मुझे आ रहा है, आप उम्मीदवार की तरफ मत देखिए। लेकिन ये इस बार हो गया कि उम्मीदवार की तरफ देखना पड़ रहा है। दूसरा एक ट्रेंड देखिए आप कि जो अभी सूची जारी हुई है उसमें सिर्फ 14% महिलाएं हैं, सिर्फ 23% युवा हैं और सिर्फ 28% पिछड़े हैं। अगर यही जारी रहा तो आप समझ लीजिए कि अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो ये किस तरह का प्रतिनिधित्व है? बहुत सी जगह आप लोगों से मुक्ति ही नहीं पा पाए। छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल, दिल्ली में मनोज तिवारी, इनको हटाने का आप साहस नहीं कर पाए। झारखंड में गीता कौड़ा को आपको टिकट देना पड़ा, निशिकांत दुबे का बदल नहीं पाए, रमेश मिथुड़ी का बदला बहुत अच्छा किया लेकिन अजय मिश्रा टेनी को देना पड़ा।
साध्वी प्रज्ञा का काट दिया, लेकिन साक्षी महाराज का तो नहीं काट पाए। कृपाशंकर सिंह को बाहर से लाके टिकट देना पड़ा। तो इस तरह के बहुत से विरोधाभास इस सूची में हैं, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व के की मजबूरियों को दर्शाते हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा इससे लगता है। ये बहुत गंभीर बात है कि इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंद है शहजाद जी, आप नहीं कर पाए। अभी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला चित्रा जी, उम्मीद है कि मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका मिलेगा। इन्होंने कहा कि 14% महिलाओं को ही टिकट मिला है। हिमाचल और कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां पर कुल मिलाकर 1 मंत्री महिला, 1। आप समझ रहे इस बात को? क्या बोली थी प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसे कुछ आंकड़ा दिया था उन्होंने। हिमाचल में 0 है, कर्नाटका में 1 मिनिस्टर महिला है, 1। हमारी केंद्रीय कैबिनेट देख लो। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप तो बहुत ही श्योर है ना कि आप जीतने वाले हैं। अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी का और ये सब बीजेपी हारने वाली है। रायबरेली और अमेठी डिक्लेयर कर दो। आज तो हमने अमेठी डिक्लेयर कर दी। अमेठी से आप राहुल जी को लड़वा लो। वैसे भी वायनाड से खाली करने बोला है कम्युनिस्ट ने। पंकज जी इधर उधर मत होइएगा, इस पर डायरेक्ट स्पेसिफिक जवाब दीजिए। 1 महिला मंत्री 2 स्टेट गवर्नमेंट में, और अमेठी से आपका कैंडिडेट कौन? बोलिए। हमने तो स्मृति जी को फिर से कैंडिडेट बना दिया, आपका कौन? मैंने जो प्रतिनिधित्व की बात कही उस पर कुछ कहिए ना, और अभी तो आगे बहुत देखना है। आप प्रतिनिधित्व का कोई प्रमाण तो दीजिए अपने पार्टी में। 1 मिनिस्टर इन 2 गवर्नमेंट्स, 1। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट देना पड़ रहा है, शुभेंदु अधिकारी के भाई को टिकट देना पड़ रहा है। ये सब बंधे हाथ होने का संकेत नहीं है तो क्या है? और अभी भी और देखना है। विदिशा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के जो उम्मीदवार थे रमाकांत भार्गव, उनको 8.5 लाख वोट मिले थे। बहुत अच्छा किया कि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिवराज सिंह जी चौहान को कितने वोट मिलते हैं। पिछले उम्मीदवार को 8.5 लाख वोट मिले थे। सिंधिया जी जो हैं वो 1.25 लाख वोट से हारे थे पिछली बार, और जो उनका वाहन चालक था कृष्णपाल जी यादव, उनको 6.25 लाख वोट मिले थे। तो देखना ये होगा कि इस बार सिंधिया जी को कितने वोट मिलते हैं। शर्मा जी, ये भी क्योंकि वो 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी जीती थी। जल्दी से फिर उसके बाद अनुराग यादव। विडंबना की बात यह है कि ये हिमाचल में अपने 40 वोट नहीं जुटा पाए। ये कौन 8 लाख और कौन 2 लाख वोट की गिनती यहां पर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे बड़े आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने अभी फिर से वही लाइन ले ली, तो बोल दीजिए समाजवादी पार्टी को अफजाल अंसारी को कहे इन्होंने कैंडिडेट बनाया। और तीसरी बात, आपने कृपाशंकर सिंह जी का भी उन्होंने जिक्र किया। आपके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कहां से है, जरा बताइएगा, नाम बताइए और कहां से है बताइए। नाना पटोले कहां से है, कांग्रेसी थे क्या? आप करें तो चमत्कार, इनके सिद्धू जी कहां से आए बताइए जरा। आपके उदित राज जी कहां से आए बताइए जरा। आपकी पार्टी में आप टैलेंट को रख नहीं पाते हैं, सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। राहुल गांधी को न्याय यात्रा के नाम पर बाय बाय बोल रहे हैं, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक, और आप बोल रहे हैं आप अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब मैं आ जाती हूँ अनुराग भदौरिया जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, पहले एक जमाने में जब जीत नहीं पाती थी तो बॉलीवुड के स्टार लाने पड़ते थे। अब देखिए इनके, देखिए निरहुआ, फिर वहां से रवि किशन, मनोज तिवारी, ये गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, पवन सिंह ले आए आसनसोल से, आसनसोल से पवन सिंह को भी ले गए। तो मैं तो कह रहा हूं अब आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, मेरी बात पूरी हो जाए, अब आपको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई है। उसे पता है कि हमारे अब हम जीत तो सकते नहीं है, तो शायद कुछ तड़के वाले बॉलीवुड वाला इस्तेमाल करें। एक मिनट, जब हमने जय बच्चन जी को, मनोज तिवारी को आपने भी टिकट दिया था, बोल रहा हूँ, जब हमने जय बच्चन जी को दिया तो बड़ी उठा रहे थे सब लोग। या सैफई में जब बॉलीवुड का जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो बहुत बातें करते थे। अब तो आप बॉलीवुड तो सारा उठा गया, आप यहाँ सांसद लोकसभा में बैठा दे रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं जानना चाहता हूं। अनुराग जी, चाहे आप हो चाहे शहजाद पुनावाला, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों को एक ही चश्मे से देखे जाने की जरूरत है। अगर आप इनके ऊपर टेनी को लेकर सवाल पूछेंगे तो ये आपको मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, गाजीपुर से बीएसपी के सांसद, सपा ने उनको सपोर्ट किया था, आपने उनको फिर से टिकट दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे नाम एक जैसे दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इससे इतर थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इनका तो नारा है, देखिए 80 में से 80 सीटें। आप किस तरह से आगे बढ़े? आपकी ओर से यूपी में पहले सीटों का ऐलान किया गया। मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 में से एक भी सीट नहीं आने वाली है। वो कह रहे हैं 80 में से 80, मैंने 80 में 80 खाली।
सवाल ये है, वो थोड़ा शब्द उनका है 80 में 80 खाली। 80 में 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इनके तभी तो इनको इतना फेंटना पड़ा। देखिए अभी भी बहुत सीटें इन्होंने अनाउंस नहीं की, उन्हें पता है कि अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें पेच है, कैसे जीतेंगे। अभी वो बॉलीवुड से लेकर आ रहे हैं, जया बच्चन के लिए आपसे भी तो पूछा जाएगा, राज्यसभा के लिए अभी चिंतन चल रहा होगा कि बॉलीवुड से किस किस को ला सकते हैं, कि हम जिता सकते हैं। हो सकता है शायद बीजेपी इस पर चिंतन कर रही हो। जया बच्चन जी को क्यों लाना पड़ा फिर बताइए? जया बच्चन जी हमारी पार्टी में कब से हैं? तो जब जया बच्चन जी हमारी पार्टी में पहली बार कभी तो आई होंगी ना, पहली बार तो आदमी जब जुड़ता है तो कहीं से आता ही है। जब वो आई थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्ला मचा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी किस बात पे बोलेगी? दूसरी बात, आपकी बातों पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने टैनी की बात बोली थी, अगर आपको याद हो, टैनी जब ये इंसिडेंट हुआ था, टैनी के जो बयान आ रहे थे, टैनी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें टैनी कहते नहीं गलत किया मेरे बेटे को, आप पकड़ लीजिए। उस समय किस तरह के उनके बयान आए थे, आप चलवा दीजिए। तो सवाल है कि अगर आप सही हैं और आप अगर जनता के लिए, ठीक है आपकी बात से मैं सहमत हूं, किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी का वो क्या कोई बदमाश है तो उसमें उसका परिवार का कोई क्या करेगा, लेकिन बचाएगा तो नहीं ना। जो बचा रहा है तो इसके मतलब उसमें भागीदार है। तो हमने उस पर सवाल उठाया है। एक बात, उसके पहले भी टैनी पे वहां पे केसेस रहे हैं। ये त्वरित उत्तर देना चाह रहे हैं, एक बार सुनिए बोलिए। त्वरित प्लीज नहीं, विजय जी प्लीज कृपया। गायत्री प्रजापति को बाकायदा डिफेंड करके कैंपेन किया था अखिलेश यादव ने। वो पॉक्सो में कन्विक्ट हुआ है बच्ची के बलात्कार के मामले। इसका जवाब उसके बाद उसकी बीवी को टिकट दिया गया। समझ रहे हैं ना आप? एक सेकंड, मेरे बीच में नहीं, चित्रा जी आप प्लीज अनुशासन। बोलिए। दूसरी बात, ये रंजन जी में और ये बच्चन जी में ये पीडीए कहां दिखाई दे रहा था इनको? बोलूं? नहीं, रंजन और बच्चन में पीडीए कहां था इनका? अच्छा सुन लीजिए पूरी बात। और तीसरी बात, छोटा सा 2 लाइन का हमने 50 से अधिक सीट डिक्लेयर की तो हमारा पेज फंसा हुआ है। इनकी कितनी सीटें डिक्लेयर हुई? जल्दी से छोटा सा आप जो जिक्र कर रही है वो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल हम्माम है और मुश्किल ये है कि उस पर कर्टन लगे हुए नहीं है, तो सब साफ नजर आता है, सब बेपर्दा है। नहीं, सब बेपर्दा है। चित्रा जी छोटा सा अनुराग जी और शहजाद जी आपस में आंख मिला के बात नहीं करते इसके ऊपर। तो कोई दल पीछे नहीं है, बिल्कुल इसको लाया, बिल्कुल उसका मतलब ही नहीं है। वो आप जहां से शुरू करिए, कांग्रेस अमिताभ बच्चन को लेके आई थी, सुनील दत्त को लेकर आए थे। ये बताइए एक विधायक जी अभी जेल में गए हैं, जेल में गए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे ना।